ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन। इस लेक्चर में हम अपने पिछले लेक्चर का विस्तार करेंगे और इस लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में जानेंगे, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल, उसके अलावा सक्सेशन, इसके अलावा हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करें इकोसिस्टम के फंक्शन को, उसको जानेंगे। लेकिन ब्रीफ में एक रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या समझा। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमने सबसे पहले समझा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद हमने ये समझा कि इंडिविजुअल, फिर समझा पॉपुलेशन, कम्युनिटी। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि इकोटोन क्या होता है, एज इफेक्ट क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स का क्या मतलब है, ट्रॉप्स का क्या मतलब है, हमने वो भी समझा। इसके बाद हमने ये समझा कि फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम कहने का मतलब है कि इकोसिस्टम काम कैसे करेगा, और इकोसिस्टम को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो हम एनर्जी फ़्लो को फिर पढ़े, तो एनर्जी फ़्लो के बारे में समझा कि एनर्जी फ़्लो कैसे इंक्रीज करेगा और कैसे डिक्रीज करेगा। मतलब कि अगर हम ट्रॉफिक लेवल पे अप जाएंगे तो एनर्जी फ़्लो डिक्रीज कर जाएगा, और ये यूनिलैटरल मूवमेंट होता है एनर्जी का। मतलब ऑटोट्रॉप से हेट्रोट्रॉप्स, ये कभी भी हेट्रोट्रॉप से ऑटोट्रॉप में एनर्जी नहीं जाता है। इसके अलावा हमने फिर बाद में ये समझा कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो समझना है तो एनर्जी फूड से ही जाएगा, और फूड से अगर एनर्जी फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल हम स्टोर कर लेते हैं अपने फैट में, तो वो हमारा बायो एक्यूमुलेशन था। बायो एक्यूमुलेशन हमने देखा। बायो एक्यूमुलेशन के बारे में डीप जाने के बाद फिर हमने ये भी समझा कि बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है। इसके अलावा अब इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो पीछे लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था जहाँ पर, उसके विस्तार में हम ये देखेंगे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो न्यूट्रिएंट हमारे ज्योग्राफी से, मतलब जो हमारे लैंड से या हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम से जो न्यूट्रिएंट फूड में तब्दील हो जाते हैं और फूड के द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, तो फिर उसका साइकिल क्या होता है। और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसे समझिएगा, क्योंकि यूपीएससी इस पर करीब करीब 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 2014 और 2015 में वो पूछा था कि आप बताइए कि कार्बन साइकिल में क्या इन्वॉल्व है, फोटोसिंथेसिस है या नहीं है, मतलब एडिशन करते हैं या नहीं करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा कई बार वो ये भी पूछ सका है कि सल्फ़र साइकिल क्या है। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट साइकिल पर जोर दे रहा है, और न्यूट्रिएंट साइकिल हमेशा से मतलब एक पोटेंशियल टॉपिक होंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम न्यूट्रिएंट साइकिल को अब यहाँ पर समझेंगे। लेकिन न्यूट्रिएंट साइकिल को क्यों पढ़ना है, इसके बारे में अगर हम जानें तो पहले ही बात ये हो चुका है कि इकोसिस्टम को फंक्शन वर्क चाहिए, वर्क के लिए एनर्जी फूड से फ्लो हो रहा है, फूड से फ्लो हो रहा है तो फूड में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इसका एक साइकिल देखेंगे। तो इसी साइकिल को लिए हम न्यूट्रिएंट साइकिल हमें पढ़ना है। तो देखिए, न्यूट्रिएंट साइकिल अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो न्यूट्रिएंट साइकिल को पढ़ने से पहले हम ये क्लासिफाइड करते हैं कि आखिर ये किस प्रकार का साइकिल है, इसका रिजर्वॉयर क्या है। रिजर्वॉयर कहने का मतलब मेजर, मतलब वेरी लार्ज क्वांटिटी में ये कहाँ पर उपस्थित रहता है, और एट द एंड ये कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है। तो इस आधार पर कि इसका रिजर्वॉयर क्या है, किसी भी न्यूट्रिएंट का रिजर्वॉयर क्या है, कहाँ पर ये स्टोर होता है, उसके आधार पर हम न्यूट्रिएंट साइकिल को 2 पार्ट में बांटते हैं, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल कहने का मतलब है कि रिजर्वॉयर जो है वो एटमॉस्फेयर है, मतलब ये सारे न्यूट्रिएंट एटमॉस्फेयर से आता है और वापस एटमॉस्फेयर में ही चले जाता है। तो इस आधार पर हम इसे बोलते हैं गैसियस साइकिल। दूसरा होता है हमारा सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल कहने का मतलब है कि सेडिमेंट से, लैंड से, ओशियन के क्रस्ट से, नीचे से, वहाँ से हमारा न्यूट्रिएंट आता है और वापस फिर वहीं चले जाता है। तो इस आधार पर हम देखें कि न्यूट्रिएंट साइकिल को पहले हम रिजर्वायर के आधार पर 2 पार्ट में बांटते हैं, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। अब देखिए, गैसियस साइकिल में वैसे तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट है जिसका साइकिलिंग होते रहता है, लेकिन जो मेजर न्यूट्रिएंट साइकिल है उसे ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे में करीब करीब 100 से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट हैं, बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, तो उनका साइकिल होते रहता है, तो वो सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ के लिए, उस बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटर साइकिल। गैसियस साइकिल का ही एक पार्ट है वाटर साइकिल, क्योंकि ये हमारा एटमॉस्फेयर
ओशियन, ये सारा का सारा इन्वॉल्व करता है इसमें। लेकिन जो रिजर्वायर होता है इसका वो एटमॉस्फेयर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वाटर साइकिल के बाद फिर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल के बाद कार्बन साइकिल पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक माइंड में एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि आखिर ओशियन में तो बहुत ज़्यादा वाटर है, तो फिर एटमॉस्फेयर रिजर्वायर कैसे हो गया वाटर साइकिल का। लेकिन जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम इसको गैसियस साइकिल में ही रखते हैं, हम सेडिमेंट्री साइकिल में नहीं रखते हैं कि ये हमारा सेडिमेंट में स्टोर नहीं होता है। वाटर वैसे भी सेडिमेंट में स्टोर नहीं होता, हालांकि अंडरग्राउंड वाटर भी है लेकिन उसका क्वांटिटी काफ़ी कम है। जो शेयर है पूरे ओवरऑल अर्थ पर वाटर का, वो अंडरग्राउंड वाटर का कम है, ठीक है। तो हम गैसियस साइकिल में ही वाटर साइकिल को रखते हैं। तो वाटर साइकिल पढ़ने का मतलब बताने का कोई इम्पॉर्टेंट है ही नहीं उतना, मतलब, और ये सबको पता होता है कि वाटर साइकिल में क्या क्या इन्वॉल्व है। देखिए न्यूट्रिएंट साइकिल जब अगर हमें पढ़ना है तो हमें ये देखना होगा कि इसमें कौन कौन सा चीज़ इन्वॉल्व है, इस साइकिल में क्या क्या इन्वॉल्व है। क्या ह्यूमन इन्वॉल्व है, क्या डिकम्पोजर इन्वॉल्व है, क्या बर्निंग इन्वॉल्व है, क्या बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। तो ये सारा चीज़ हमें देखना है कि आखिर साइकिल में क्या इन्वॉल्व है, और इसी पे क्वेश्चन आता है कि इस साइकिल में कौन से चीज़ इन्वॉल्व थे। ओके, तो हमें इस टॉपिक में क्या इन्वॉल्व है उसे समझना है। वाटर साइकिल बताने का कोई ज़रूरी नहीं है, और मैं इम्पॉर्टेंट भी इतना इसको नहीं समझता हूँ कि वाटर साइकिल भी अभी की इस लेवल पर आकर वाटर साइकिल भी बताया जाए। ओके, तो हम सीधा चलते हैं अपने नाइट्रोजन साइकिल पर। देखिए नाइट्रोजन साइकिल जो है, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा रिजर्वायर क्या है हमारा, एटमॉस्फेयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर में जितने भी गैस हैं उनमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, 78%। लेकिन ये नाइट्रोजन जो है ये रिएक्टिव नहीं है, अनरिएक्टिव है। ओके, तो इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे जो हैं वो सीधा के सीधा नहीं ले पाते हैं, सीधा एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन पेड़ पौधे नहीं ले पाते हैं। कुछ ही इक्का दुक्का ही पेड़ पौधे हैं जो एटमॉस्फेयर से सीधे नाइट्रोजन को अपने लिए यूज में ला लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर बात करें तो पेड़ पौधा डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले पाता है। तो इसके लिए हमें एक तंत्र चाहिए जो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, या फिर लैंड में जो नाइट्रोजन मौजूद है, अब ये लैंड में नाइट्रोजन कैसे मौजूद है इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, लेकिन सपोज कर लेते हैं अभी कि लैंड में भी जो नाइट्रोजन मौजूद है वो नाइट्रोजन, और एटमॉस्फेयर में भी जो नाइट्रोजन मौजूद है वो नाइट्रोजन, इस दोनों में से किसी भी नाइट्रोजन को पेड़ पौधे जो हैं वो डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। बस इक्का दुक्का पेड़ पौधा ही है जो डायरेक्ट ले पाता है। तो इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे तक पहुंचाने के लिए कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजन को पहले एक सिंपल कंपाउंड में बदल देते हैं, लाइक अमोनियम आयन या अमोनिया। इन से सब चीज़ों में वो बदल देते हैं, नाइट्रेट आयन में भी बदल देते हैं। उसके बाद ही पेड़ पौधा उस आयन को ले पाता है, उस कंपाउंड को ले पाता है, और फिर वो उसका यूज करता है अपने ग्रोथ के लिए या फिर फल बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए। ओके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन अमीनो एसिड बनाने में एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, और अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो नाइट्रोजन तो नीड है ही है, और ये आता कैसे है, वातावरण से आता है या लैंड से आता है। सबसे पहले कहाँ जाता है, तो ये ऑटोट्रॉप्स को जाता है, पेड़ पौधे को जाता है। पेड़ पौधे को जाने के बाद ये फल फूल बना लेता है, और उस फल फूल में फिर वो नाइट्रोजन स्टोर हो जाते हैं। यही नाइट्रोजन किसी हेटरोट्रॉप्स के द्वारा खाया जाता है। अगर वो फल फूल को खाएगा तो उस हेटरोट्रॉप्स में वो नाइट्रोजन चला गया। अब वो नाइट्रोजन जो फल के रूप में स्टोर है वो हेटरोट्रॉप्स में है, उस हेटरोट्रॉप्स को अगर कोई दूसरा हेटरोट्रॉप्स भी खाया तो फिर वो नाइट्रोजन उसी में चला गया। और अंत में अगर उस हेटरोट्रॉप्स का डीके हो गया, मतलब वो डेड कर गया, मर गया, डाई कर गया, तो उसके बाद जो डिकम्पोज होगा तो बैक्टीरिया और फंगी जो है उसी नाइट्रोजन को वापस फिर से डिकम्पोज करके लैंड में दे देगा। तो यहाँ पर आप ये बात समझ में आया कि एटमॉस्फेयर से कुछ पार्ट लैंड में डिज़ोल्व होता है, और कुछ पार्ट जो डेड बॉडी डीके करती है वहाँ से नाइट्रोजन लैंड में जाता है। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ ये देखा कि नाइट्रोजन साइकिल जब हम पढ़ते हैं तो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट पेड़ पौधा नहीं ले पाता है, और हम भी, जैसे हम लोग जैसे मनुष्य और हेटरोट्रॉप्स भी
नाइट्रोजन डायरेक्ट हम एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते हैं। हम लोग को जो नाइट्रोजन ह्यूमन में या फिर किसी भी हेटरोट्रॉप्स में जाता है वो जाता है फल फूल से, ऑटोट्रॉप्स के फूड से। डैट मीन्स कोई फल खा लिए, कोई पत्ती खा लिया, कोई जड़ खा लिया, तो वैसे चीज़ से वो हेटरोट्रॉप्स में जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या इन्वॉल्व है? पेड़ पौधे इन्वॉल्व है, डिकम्पोजर इन्वॉल्व है, ह्यूमन भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा आप यहाँ पर बात होता है कि क्या बर्निंग इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है। तो देखिए बर्निंग भी इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलता है। तो जो नाइट्रोजन किसी मटेरियल में स्टोर था मास के रूप में, उसको जलाने के बाद वो स्टोर नाइट्रोजन रिलीज हो गया और वापस कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया। तो एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व है, बर्निंग भी इन्वॉल्व है, और हमारा जो डिकम्पोजर है वो भी इन्वॉल्व है। अब एक बात और भी है यहाँ पर, अगर किसी लैंड में नाइट्रोजन मौजूद है, अगर काफ़ी ज़्यादा वर्षा वहाँ पर हो गया या वहाँ से कोई नदी पास कर रही है, तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल लैंड का वो अपने में डिज़ोल्व कराएगी। जब वो उस चीज़ को डिज़ोल्व कराती है तो नाइट्रोजन भी उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, और फिर नदी के साथ साथ वो डिज़ोल्व नाइट्रोजन भी साथ साथ चलता है। इसीलिए आगे जब हम पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन तो उसमें ये समझेंगे कि यूरिया का ज़्यादातर इस्तेमाल नदी को पॉल्यूट कर रहा है और यूट्रोफिकेशन हो रहा है, क्योंकि यूरिया डिज़ोल्व हो जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन है, तो वो नाइट्रोजन क्या है? नदी के रन ऑफ के द्वारा भी साइकिल पूरा करता है। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन साइकिल में ये पढ़े कि नाइट्रोजन साइकिल में एटमॉस्फेयर भी इन्वॉल्व है, हमारा ट्री भी इन्वॉल्व है, बर्निंग भी इन्वॉल्व है, ह्यूमन भी इन्वॉल्व है, डेट्रिटस जो हमारा डिकम्पोजर है वो भी इन्वॉल्व है, और आप ये बात ले सकते हैं रिवर, झील, ये सब भी इन्वॉल्व है। ओके, अब यहाँ पर आते हैं कंप्लीट फैक्ट पर। ये पूरी की पूरी तरह का फैक्ट है, और अगर आप ये चाहें तो रट सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्वेश्चन आए कि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आए तब ये फैक्ट काम आ सकता है। जैसे कि कौन सा बैक्टीरिया क्या काम करता है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें तो एक बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। ओके, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, इसी की तरह से कई प्रकार के राइजोबियम या फिर अजेबो बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लैंड में डालते हैं या फिर लैंड से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देते हैं डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है कि डीनाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंतर्गत जो कंपाउंड नाइट्रोजन है या अमोनिया के रूप में या फिर नाइट्रेट के रूप में, उसको वापस फिर से एलिमेंट के लेवल पर नाइट्रोजन बनाकर एलिमेंट्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। तो अगर क्वेश्चन में ये आए कि अमोनिया नाइट्रोजन अपने नाइट्रोजन साइकिल में एटमॉस्फेयर में लैंड से जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्शन 1 नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन 2 डीनाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा डीनाइट्रिफिकेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ओके, तो हमने अपना साइकिल नाइट्रोजन साइकिल को समझ लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कार्बन साइकिल। देखिए, कार्बन साइकिल में फिर इसी चीज़ को हम वापस से रिपीट करेंगे कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व है। कार्बन साइकिल भी एक तरह का गैसियस साइकिल है, और इस साइकिल में देखिए बर्निंग इन्वॉल्व है। कैसे? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हम लिमिटेड एयर में बर्न करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये रिलीज होता है और ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। डैट मीन्स उस मास में, उस वुडन मास में जो कार्बन स्टोर था वो अब रिलीज हो गया और वो एटमॉस्फेयर में चला गया। इसके अलावा पेड़ पौधे के द्वारा सांस लिया जाता है, रिस्पिरेशन होता है, और उस रिस्पिरेशन में आप ये देखिए कि जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो टेक करता है, मतलब लेता है। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए किसी
पदार्थ का या फिर किसी मटेरियल का अगर डीकम्पोजिशन हो जाए, अगर कोई डेड मटेरियल है वो डीकम्पोज कर जाए, तो डीकम्पोज करने के बाद भी उसके अंदर स्टोर कार्बन लैंड में डिज़ोल्व कर जाता है। इसके अलावा अगर कोई नदी है वो पास कर रहा है या फिर कोई वाटर बॉडी है और वो स्टेगनेंट ना होकर रनिंग है, तो वो भी लैंड में डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन को अपने में डिज़ोल्व कर लेगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कर लेगा और फिर वो रन ऑफ करेगा। तो यहाँ पर रिवर भी इन्वॉल्व है कार्बन साइकिल में, क्योंकि वो वापस फिर से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाएगा। अगर फिर वो नदी वहाँ पर स्टोर हो जाए, मतलब वाटर वहाँ पर स्टोर हो जाए, तो कुछ समय के बाद सेडिमेंट वहाँ पर स्टोर होगा, उस सेडिमेंट में वो कार्बन होगा, उस कार्बन को वापस फिर से डिकम्पोज किया जाएगा किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इसके अलावा पेड़ पौधे के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन साइकिल में ऑलमोस्ट ये गैसियस साइकिल है कि वापस फिर से एटमॉस्फेयर में जाता है, लेकिन सेडिमेंट भी इन्वॉल्व है, लैंड भी इन्वॉल्व है, रिवर भी इन्वॉल्व है, बर्निंग भी इन्वॉल्व है, ह्यूमन भी इन्वॉल्व है, डिकम्पोजर भी इन्वॉल्व है, ट्री भी इन्वॉल्व है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, एक बार दो बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि निम्न में से कौन ऐसे चीज़ हैं जो कार्बन साइकिल में कार्बन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कार्बन साइकिल में कार्बन का कंट्रीब्यूशन, और वहाँ पर ऑप्शन था बर्निंग, ह्यूमन रिस्पिरेशन, उसके बाद तीसरा ऑप्शन था फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, आपको लग सकता है कि तीनों के तीनों तो इन्वॉल्व है कार्बन साइकिल में, लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कार्बन को कंट्रीब्यूट नहीं करता है एटमॉस्फेयर में, वो कार्बन को वापस से इनटेक ले लेता है, मतलब वो निगेट करता है। यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट है फोटोसिंथेसिस का, वो वहाँ से एलिमिनेट करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन को वो एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर न्यूट्रिएंट साइकिल में आपसे पूछे कि कौन कंट्रीब्यूट करता है कौन कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट साइकिल में, और ये क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं प्रीलिम्स में, 2014 और 2015 में, हालांकि थोड़ा सा घुमा फिरा के आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह नाइट्रोजन साइकिल में भी ध्यान देना होगा कि इनमें से कौन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट करता है। ऑप्शन में होगा डी नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन में होगा बर्निंग, इसके बाद ऑप्शन में होगा राइजोबियम या फिर ट्री। तो देखिए, ट्री तो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वो इनटेक करता है, वो अपने में ले लेता है, लेकिन जो डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है वो करता है कंट्रीब्यूट, और बर्निंग जो है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर हमने अपना गैसियस साइकिल को कंप्लीट किया। ओके, और भी बहुत सारे हैं न्यूट्रिएंट जो गैसियस साइकिल का पार्ट है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है और उतना मतलब ध्यान देना ज़रूरी भी नहीं है। तो हमने एक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब बात करूँगा सेडिमेंट्री साइकिल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।